हेलो एवरीवन। आज नेक्स्ट टॉपिक से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये वाला टॉपिक आपके सीडीपी का सेकंड टॉपिक है। और ये जो एनवायरनमेंट और हेरिडिटी का जो टॉपिक है इसको हम नेचर वर्सेस नर्चर नाम से भी जानते हैं। और ये कई सारे एग्ज़ाम्स में आता है, सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये आपके सीटेट में ही आएगा। आप जितने भी टीचिंग के एग्ज़ाम्स देंगे और आगे भी फर्दर आपको कुछ एग्ज़ाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट डिबेट है जो डेवलपमेंट के ऊपर इन्फ्लुएंस की बात करती है कि डेवलपमेंट जो है उस पर हेरिडिटी का ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है कि एनवायरनमेंट का होता है। ठीक है, अब हेरिडिटी को हम नेचर और एनवायरनमेंट को नर्चर भी बोल देते हैं कई बारी, तो आपको ये एज अ नेचर वर्सेस नर्चर की डिबेट की तरह भी कहीं कहीं पे ये टॉपिक मिल सकता है। जैसे हमने साइकोलॉजी की क्लास 11th में इसको नेचर वर्सेस नर्चर की तरह भी पढ़ा हुआ है। और यहाँ पे डिबेट ये होती है कि जो हमारी डेवलपमेंट होती है, डेवलपमेंट के ऊपर किसका इन्फ्लुएंस या किसका असर ज़्यादा होता है, हेरिडिटी का होता है या एनवायरनमेंट का होता है। ठीक है, तो उसी के बारे में हमने पढ़ना है और उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे। और पहले तो बेसिकली हम ये समझेंगे कि हेरिडिटी होती क्या है, फिर हम एनवायरनमेंट पे जाएंगे और उसके बाद हम दोनों की जो डिबेट है या कंपैरिजन है उसके बारे में बात करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद हेरिडिटी। व्हाट इज़ हेरिडिटी? तो एक जर्नल सी जो आपको डेफिनेशन का गूगल पे मिलेगी जब आप सर्च करोगे और कहीं पे भी नेट पे, तो एक जर्नल इन आपको जो मिलती है डेफिनेशन हेरिडिटी की वो ये मिलती है दैट इट इज़ द साइंस वेयर वी स्टडी द इम्पैक्ट ऑफ जेनेटिक फैक्टर्स। तो जब हम जेनेटिक फैक्टर का इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या होता है, ठीक है, जेनेटिक फैक्टर्स का मतलब है जो हमें हेरिडिटी से जो चीज़ें जीन्स के थ्रू हमें मिलती हैं, ठीक है, पेरेंट्स से। तो एक बच्चे को अपने पेरेंट्स से जीन्स के थ्रू जो चीज़ें हमारे अंदर हमें इनहेरिट होती हैं उसका हमारे ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, हमारे बिहेवियर पे और हमारी डेवलपमेंट पे क्या इम्पैक्ट होता है, उसको हेरिडिटी कहते हैं। और हमारा जो जो जैसे हम दिखने में है, जैसे बातचीत करने में है, हमारा बिहेवियर कैसा है और किस तरीके से हम बोलते हैं, क्या सोच है हमारी मेंटली फिजिकली, मतलब सारी डायमेंशंस जो है डेवलपमेंट की, उसमें हेरिडिटी का क्या इम्पैक्ट होता है। क्या हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, क्या हम अपने पेरेंट्स की तरह सोचते हैं, क्या हमारी कैपेबिलिटीज़ भी पेरेंट्स की तरह ही होती है या हम उनसे ज़्यादा बेटर होते हैं, क्या हम उनसे वीक होते हैं। तो कई सारे इसमें थ्योरीज हैं। कभी कोई कहता है कि हम अलग भी हो सकते हैं, कोई कहता है कि हम डुप्लीकेट कॉपी हो सकते हैं, अलग अलग टाइप की थ्योरीज हैं। तो इसी चीज़ को जब हम स्टडी करते हैं इस साइंस को हेरिडिटी बोलते हैं। और ये कैसे ट्रांसमिट होता है वन जनरेशन टू अनदर, मतलब ये जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होता रहता है थ्रू जीन्स। ऐसा नहीं है कि अगर एक पेरेंट से ऑफस्प्रिंग को बच्चे को मिला है तो वो आगे ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो आगे आगे ट्रांसमिट होता रहता है और वो किस तरीके से ह्यूमन बीइंग को इम्पैक्ट करता है। ठीक है, तो ये एक जर्नल सी डेफिनेशन है जो आपको ये समझा रहा है कि एक्चुअली में हेरिडिटी होता क्या है। लेकिन आपके एग्जाम्स में कुछ डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, दो चार डेफिनेशंस हम यहाँ पे करेंगे, हो सकता है कुछ और बाहर से भी कोई डेफिनेशन आ जाए, पर ये वो डेफिनेशंस हैं जो यहाँ पे हम कर रहे हैं, जो अभी तक जो यूजुअली देखा है कि वो पूछी गई हैं। मतलब आपको एग्जैक्टली डेफिनेशन लिखने के लिए नहीं आती है, पर आपको ये बोला जाता है कि ये डेफिनेशन किसने दी है, आपको पहचानने के लिए आती है। पहली तो डॉगलस एंड हॉलैंड की है, तो आपको नाम याद रखने हैं बिकॉज कोई डेफिनेशन आपको दी होगी और पूछा होगा ये किसकी है, तो आपको नाम पता होना चाहिए कि डॉगलस एंड हॉलैंड ने कौन सी दी है या रूथ बेनेडिक्ट ने कौन सी दी है। तो कुछ नाम आपको डेफिनेशंस के याद करने हैं। इनकी डेफिनेशन क्या है, ध्यान से देखो। वंस हेरिडिटी कंसिस्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर्स, फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स, फंक्शंस और कैपेसिटीज़। ये कह रहे हैं कि किसी की हेरिडिटी के अंदर सारी चीज़ें आ जाती है। फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स आ जाती है, मतलब हम जिस तरह दिखते हैं, फंक्शंस आ जाते हैं जो काम हम करते हैं, और हमारी कैपेसिटीज़ आ जाती है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, हमारी कैपेबिलिटीज़। तो वो हमारे पेरेंट्स और हमारे एंसेस्ट्रीज से भी मिलती है हमें। खाली पेरेंट्स ही नहीं, हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनके भी जीन्स अभी तक हमारे अंदर जो ट्रांसफ़र होते होते हमारी कुछ आदतें हमारे सिर्फ पेरेंट्स से नहीं, हमारे एंसेस्टर्स से भी आती हैं। तो यहाँ पे एंसेस्टर्स की बात जो जिसने करी हुई है उस, अब यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि डॉगलस और हॉलैंड की डेफिनेशन में आपको ये वर्ड मिलेगा एंसेस्ट्री। तो ये आपने इस तरीके से याद करनी है, इसको किसी तरीके से आप एक कीवर्ड रखो कि जब भी ये वाली डेफिनेशन आती है जहाँ पे एंसेस्ट्री की बात करी हुई है वो डॉगलस एंड हॉलैंड की डेफिनेशन है, आप इसको पहचानोगे इस तरीके से। ठीक है, अगली जो डेफिनेशन होती है वो है रूथ बेनेडिक्ट की। इनकी डेफिनेशन तो छोटी सी है कि हेरिडिटी क्या है, ट्रांसमिशन ऑफ ट्रेट्स है
फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग है, ठीक है। पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग किसको बोलते हैं? चाइल्ड को बोलते हैं, ओके। तो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जो ट्रांसमिशन होता है ट्रेड्स का, उसको हेरिडिटी कहते हैं। सिंपल सी डेफिनेशन है इनकी, रूथ बेनेडिक्ट की। और नेक्स्ट आती है जेम्स ड्रेवर की। इनकी डेफिनेशन में भी देखो ऑलमोस्ट सेम वर्डिंग्स है, आपको बस कंफ्यूजन यहाँ हो सकती है कि अगर ये दोनों डेफिनेशन दी हुई है तो कौन सी रूथ बेनेडिक्ट की है और कौन सी जेम्स ड्रेवर की है। तो उसके लिए हम एक डिफरेंस नोट कर लेंगे। इन्होंने भी लिखा है कि हेरिडिटी ट्रांसमिशन होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, पर यहाँ पे रूथ बेनेडिक्ट की ख़त्म हो गई डेफिनेशन, यहाँ एक्सटेंड होती है। यहाँ पे ये कह रहे हैं फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स की भी। तो जहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जेम्स ड्रेवर ने सिर्फ ऑफस्प्रिंग तक ख़त्म नहीं किया, इन्होंने आगे फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी मेंशन किए हैं कि फिजिकल और मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स भी ट्रांसमिट होते हैं। तो ये डेफिनेशन हो जाती है जेम्स ड्रेवर की। फिर वुड्सवर्थ की बहुत ही इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन, कई बार ही पूछी गई है वुड्सवर्थ की। यहाँ पे कह रहे हैं हेरिडिटी कवर्स ऑल द फैक्टर्स दैट आर प्रेजेंट इन एन इंडिविजुअल। तो हेरिडिटी में वो सारे फैक्टर्स होंगे जो एक इंडिविजुअल में हो सकते हैं। और ये कब शुरू हो जाती है? नॉट एट बर्थ, सिर्फ बर्थ पे ही नहीं, ये तभी से शुरू हो जाती है जब कंसेप्शन होता है, ठीक है। तो 9 मंथ बिफोर बर्थ, कि बर्थ के 9 महीने पहले से ही हेरिडिटी का रोल शुरू हो जाता है जब कंसेप्शन होता है। तो यहाँ पे ये वाली डेफिनेशन एक कंप्लीट डेफिनेशन है जो कंसेप्शन से ही हेरिडिटी के शुरू होने की बात कर रही है, और ये दी है वुड्सवर्थ ने। वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आपको इसको ध्यान रखना है कि ये वुड्सवर्थ की है। फिर हम कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें बात करेंगे जिसको आगे आपको समझने में हेल्प मिलेगी। जैसे पहला वर्ड यहाँ पे हमने जो समझना है, जीनोटाइप क्या होता है। तो जीनोटाइप का मतलब है जो किसी भी इंडिविजुअल का जेनेटिक कोड होता है या जेनेटिक मेकअप बोलते हैं जिसको। इसमें लिखा है जीन्स दैट एन ऑफस्प्रिंग इनहेरिट्स फ्रॉम बोथ द पेरेंट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल। तो कॉम्बिनेशन कैसे होता है? जैसे सपोज ये पेरेंट्स के जीन्स हैं, यहाँ पे 2 दिखाए हुए हैं और यहाँ पे दो जीन्स दिखाए हुए हैं। तो जब एक ऑफस्प्रिंग या एक चाइल्ड होता है तो पेरेंट के जीन जब वो इनहेरिट करता है तो इस तरीके से उसका जेनेटिक कोड बनता है। यहाँ से बी, कैपिटल बी, और यहाँ से कैपिटल बी, दोनों से जीन लिया एक एक, तो इसको एक्चुअली एलील कहते हैं। ये जो यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है बी बी, दीज आर एलील्स, एलील्स होते हैं। तो ये दिखाते हैं कि हमारे जो जीन्स हैं और जो हमने इनहेरिट किए हैं पेरेंट से, तो ये तो हो गया जेनेटिक मेकअप जिसको हम बोलते हैं जीनोटाइप। अब यहाँ पे कहीं पे आपको दिख रहा होगा कि कैपिटल बी लिखा हुआ है और कहीं पे स्मॉल बी लिखा हुआ है। इसका भी एक मीनिंग होता है, ये सिर्फ ऐसे ही आपको दिखाने के लिए नहीं लिखा है। एक्चुअली जब भी हम एलील्स लिखते हैं ना तो उसमें हमेशा एक कैपिटल होता है और एक स्मॉल होता है, या दोनों कैपिटल होते हैं या दोनों स्मॉल होते हैं, जो दिखाते हैं कि हमारे अंदर जो जीन्स हैं वो कौन से वाले डोमिनेंट है। एक तो डोमिनेंट जीन होता है और एक रिसेसिव जीन होता है। रिसेसिव का मतलब जो कम डोमिनेंट होता है, ठीक है। तो क्या होता है, जो कैपिटल में लिखा है वो तो डोमिनेंट जीन हो गया जिसका असर ज़्यादा होता है, और जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है वो रिसेसिव जीन होता है जिसका असर कम होता है। तो एक्चुअली में होता क्या है कि जैसे किसी पेरेंट के अंदर डोमिनेंट जीन है, रिसेसिव जीन, दोनों ही होते हैं। किसी भी इंडिविजुअल में कुछ जीन्स बहुत डोमिनेंट होते हैं और कुछ रिसेसिव होते हैं, ठीक है। कुछ तो ट्रेड्स उसके बहुत स्ट्रॉन्ग डोमिनेंट हमें दिखते हैं किसी के अंदर, और कुछ चीज़ें हमें नहीं नज़र आती क्योंकि वो रिसेसिव होती हैं। तो वही एक तरीके की कहने का मतलब है कि हम सबके अंदर कुछ जीन्स तो डोमिनेंट होते हैं और कुछ रिसेसिव होते हैं। तो जब बच्चा कोई ट्रेट इनहेरिट करता है ना तो वो 4 तरीके से कॉम्बिनेशन बन सकता है। या तो वो दोनों ही एलील्स को, डोमिनेंट को एक्वायर कर ले, इनहेरिट कर ले, या वो एक डोमिनेंट एक रिसेसिव एक्वायर कर लेगा, या वो तीसरा है कि या वो दोनों ही रिसेसिव एक्वायर कर लेगा। तो ऐसे 4 तरीके से कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। आप देखो यहाँ पे जैसे बी और बी दोनों ले लिए तो दोनों डोमिनेंट जीन आ गए। अब यहाँ पे कैपिटल बी स्मॉल बी लिया तो एक तो डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। यहाँ पे क्या हुआ, एक आपका यहाँ से ये लिया तो ये डोमिनेंट हो गया, ये रिसेसिव हो गया, और इस वाले कॉम्बिनेशन में दोनों ही रिसेसिव आ गए। तो यहाँ पे ये दिखाने की कोशिश करिए कि जब हमारा जीनोटाइप जो होता है ना,
मैं आपको जीनोटाइप समझा रही हूँ। जीनोटाइप क्या होता है, इसको जीनोटाइप कहते हैं कि हमने कौन से जीन्स इनहेरिट किए हैं और उसमें डोमिनेंट है कि रिसेसिव है। अब यहाँ पे एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट नोट करने वाली है, मैं आपको क्लियर करके एक बार दिखाती हूँ। अगर आप इस पिक्चर के कलर को देखोगे, इस पिक्चर में आपको दिख रहा है कि 3 तो आपके पर्पल कलर के प्लांट है, या पी आप कह लो, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट पीस के ऊपर ग्रेगर मेंडल ने किया था, पर अभी हम यहाँ पे पी का लेके कन्फ्यूजन होगा, इसलिए हम इसको एक प्लांट लेके चलेंगे। तो जैसे ये प्लांट 3 जगह पे तो पर्पल कलर का है, एक जगह पे वाइट कलर का है। अब यहाँ पे भी कैपिटल बी आया है ना, चाहे वो डबल कैपिटल बी हो चाहे वो सिंगल कैपिटल बी हो, वहाँ पे तो पर्पल कलर है, लेकिन जहाँ पे कैपिटल बी नहीं आया वहाँ पे वाइट कलर है। तो यानी कि जो पर्पल कलर है, पर्पल कलर वो आपका डोमिनेंट है। तो इस प्लांट के जो पेरेंट प्लांट से जो जीन्स आए थे उसमें पर्पल कलर डोमिनेंट था। तो जहाँ जहाँ पे भी डोमिनेंट जीन आ गया वहाँ पे तो प्लांट जो है वो पर्पल है, लेकिन जहाँ डोमिनेंट जीन नहीं आया वहाँ पे प्लांट वाइट है। तो ऐसे ही होता है हमारे अंदर भी, अगर हमारा जो जीनोटाइप है उसमें एक भी डोमिनेंट जीन आ जाए तो हमारा जो अपीयरेंस होता है ना वो डोमिनेंट जीन का ही होता है, और अगर उसमें कोई भी डोमिनेंट जीन नहीं आता, दोनों ही रिसेसिव आ जाते हैं, तो हमारा अपीयरेंस दिखने में हम कैसे हैं वो कैसा हो जाता है, रिसेसिव जीन जैसा हो जाता है। अभी आप ये समझो कि ये जीनोटाइप क्या है। जीनोटाइप मतलब जो हमारे अंदर जीन्स आए हैं वो किस तरह के हैं, डोमिनेंट है या रिसेसिव है, उस चीज़ को हम जीनोटाइप कहते हैं। कॉम्बिनेशन कैसा आया है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अब फिनोटाइप समझा रही हूँ, जो मैं आपको वहाँ पे भी बता रही थी अभी। नेक्स्ट होता है फिनोटाइप। इन दोनों में डिफरेंस आता है, जीनोटाइप और फिनोटाइप में। फिनोटाइप होता है ऑर्गेनिजम्स आउटवर्ड अपीयरेंस, कि ऑर्गेनिज्म दिखता कैसा है, ठीक है। इसमें बॉडी का स्ट्रक्चर, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस और बिहेवियर तीनों चीज़ें आती है। हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा है, फिजिकली हमारी बॉडी बिल्ड कैसी है, और हमारा बिहेवियर कैसा है। आपको ये ध्यान रखना है। फिनोटाइप कैसे याद करोगे, पीएच से फिनोटाइप होता है, इसी का कोड वर्ड बना लो, पीएच से ही फिजिकल अपीयरेंस होती है, ठीक है। तो जीनोटाइप तो जीन्स से रिलेटेड हो गया, जो जीन्स है हमारे अंदर उसका कॉम्बिनेशन कैसा है, और फिनोटाइप हो गया हमारी फिजिकल अपीयरेंस कैसी है। और फिनोटाइप को समझाने के लिए देखो यहाँ पे दिया हुआ है। अब हमारी जीनोटाइप पे डिपेंड करता है कि हमारा फिनोटाइप कैसा होगा। अब जैसे सपोज यहाँ पे जो ब्लू आइज है ये रिसेसिव जीन है, रिसेसिव मतलब कम डोमिनेंट है, इतना डोमिनेंट नहीं है जितना ब्राउन आइज है, ठीक है। तो ब्राउन का कैपिटल बी दिया हुआ है, यानी कि ये वाला जो जीन है वो डोमिनेंट है, ब्राउन आइज वाला। अब सपोज ये पेरेंट है जिनके अंदर ब्राउन आइज का तो डोमिनेंट जीन है लेकिन ब्लू आइज का जीन रिसेसिव है। अब इसमें अगेन कॉम्बिनेशंस होंगे, अगर बच्चे ने ये दोनों कॉम्बिनेशन एक्वायर करे, कैपिटल बी और स्मॉल बी, तो क्योंकि इसके जीनोटाइप में एक डोमिनेंट जीन आ गया तो बच्चे की आईज क्या होगी, ब्राउन ही होगी, क्योंकि अगर एक भी डोमिनेंट जीन आएगा तो दिखने में बच्चा उसी जैसा होगा जैसे डोमिनेंट जीन है। ऐसे ही यहाँ पे इस वाले कॉम्बिनेशन में भी अगेन एक डोमिनेंट जीन है तो बच्चे की आईज ब्राउन ही होंगी। क्लियर। इस कॉम्बिनेशन में क्या हुआ, यहाँ से भी रिसेसिव आया, यहाँ से भी रिसेसिव आया, डोमिनेंट जीन आया ही नहीं, तो जीनोटाइप तो इसकी हो गई दोनों स्मॉल बी, क्योंकि डोमिनेंट जीन तो आया ही नहीं। और फिनोटाइप कैसी हो गई, ब्लू आइज, तो दिखने में कैसा है उसको बोलते हैं फिनोटाइप, और जीन्स का कॉम्बिनेशन जो होता है उसको बोलते हैं जीनोटाइप। तो जीनोटाइप पर डिपेंड करता है कि हमारा फिनोटाइप कैसा होगा, और डोमिनेंट जीन अगर एक भी आता है तो उससे हमारी जो फिनोटाइप है वो डोमिनेंट जीन्स के ऊपर डिपेंड हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी में समझा रहे हैं कि किस तरीके से ये मैकेनिज्म काम करता है। तो आप सब जानते हैं कि क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स होते हैं, ओके। और थोड़ा सा यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा क्रोमोसोम और जीन्स और डीएनए, इन तीनों चीज़ों को। तो क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं, जीन्स से बने होते हैं, और जीन्स के अंदर होता है डीएनए, करेक्ट। तो हमारे डीएनए कैसे दिखता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, आप सबको पता ही है डीएनए, जिसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इसके अंदर हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है और 23 क्रोमोसोम्स होते हैं हर किसी के अंदर। अब यहाँ पे देखो इसका मैकेनिज्म काम कैसे करता है।
तो जैसे सपोज मैं आपको इस तरीके से समझाती हूँ। मदर फादर है, ठीक है, दोनों के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पे भी 23 पेयर्स हैं। क्लियर। अब यहाँ से जो 22 पेयर्स हैं वो तो दोनों के बिल्कुल सेम है। यहाँ के 22 पेयर्स इज इक्वल टू यहाँ के 22 पेयर्स, करेक्ट। ये दोनों बिल्कुल सेम होते हैं, जैसे यहाँ पे है क्रोमोसोम बिल्कुल वहाँ वैसे वहाँ पे है। इनको बोलते हैं ऑटोजोम। ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो 22 पेयर्स होते हैं, पहले 22 पेयर्स जो होते हैं, जो दोनों मेल और फीमेल में इक्वल होते हैं, उनको बोलते हैं ऑटोजोम। जो लास्ट पेयर होता है 23rd पेयर, 23rd पेयर जो लास्ट पेयर है, जो एक पेयर आपका बच गया है, ये अलग अलग होता है दोनों में इक्वल नहीं होता, ठीक है। तो फीमेल में तो ये पेयर होता है XX और मेल में ये पेयर होता है XY। अब इस वाले जो पेयर से डिसाइड होता है कि जो चाइल्ड है ना उसका जेंडर क्या होगा, इनके कॉम्बिनेशन से डिसाइड होता है चाइल्ड का जेंडर। तो इसीलिए इस लास्ट पेयर को हम बोलते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो पहले 22 पेयर्स तो ऑटोजोम्स हो गए और लास्ट पेयर जो होता है जिससे बच्चे का जेंडर डिसाइड होता है वो होता है सेक्स क्रोमोसोम। क्लियर। अब 22 पेयर का मतलब है जैसे कभी कभी एग्जाम में आपको 46 पेयर या 46 क्रोमोसोम ऑप्शन आता है, 46 क्रोमोसोम एक ऑप्शन आएगा, दूसरा ऑप्शन आएगा 22 क्रोमोसोम, तीसरा ऑप्शन आएगा 46 पेयर्स। तो यहाँ पे देखो कंफ्यूज नहीं होना है कि जब हम 23 पेयर्स की बात कर रहे हैं यानी कि 2 हैं, तो यानी कि ये टोटल कितने हुए, 23 प्लस 23 कितने हो गए, 46 तो हो गए। तो 46 क्रोमोसोम है, लेकिन जब पेयर की बात हो रही है तो 23 पेयर्स हैं। तो कई बार एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए इस तरह ऑप्शन दिए होते हैं। तो पेयर 23 होते हैं टोटल हर इंडिविजुअल में, और वैसे अगर नंबर्स में गिने तो 23 पेयर का मतलब 46 क्रोमोसोम्स हो गए। तो बच्चे में क्या होता है, दोनों ही मदर और फादर से क्रोमोसोम्स का कॉम्बिनेशन हमें मिलता है। 23 है, यहाँ पे 23 पेयर है, ठीक है, पेयर है, करेक्ट। तो जो चाइल्ड होगा उसमें इन दोनों से ही कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनेगा, 23 पेयर्स का कॉम्बिनेशन बनेगा। क्लियर हो गया। अब यानी कि दोबारा इसको बता देती हूँ, 46 क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे भी 46 क्रोमोसोम्स है, तो 23 यहाँ से मिलेंगे और 23 यहाँ से मिलेंगे, तो बच्चे के अंदर भी 46 हो जाएंगे। तो अगेन पेयर तो 23 ही रहे, तो पहले 22 पेयर तो सेम मिलते हैं, लास्ट पेयर जो होता है उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे का जो जेंडर है वो क्या होगा, और टोटल 23 पेयर्स ही बच्चे में भी आते हैं। अब यही मैकेनिज्म यहाँ पे भी दिखाया हुआ है इन्होंने। ये वाला लास्ट पेयर है जिसको सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं। फीमेल में तो XX होता है और मेल में XY होता है। तो अगर तो X और X का कॉम्बिनेशन होता है, ये वाले X और ये वाले X का होता है, तो अगेन XX का मतलब है बच्चा भी फीमेल ही होगा, ठीक है। चाहे ये वाला हो, ये तो दोनों सेम ही है, इससे फर्क पड़ता ही नहीं, फीमेल के तो दोनों सेम है। मेल में अगर इस वाले से कंबाइन करेंगे तो फीमेल होगा, ऑफस्प्रिंग, ठीक है, चाइल्ड। लेकिन अगर मेल का Y क्रोमोसोम कंबाइन करेगा, चाहे वो इससे करे चाहे वो इससे करे, तो बच्चे का जो क्रोमोसोम या जेनेटिक मेकअप XY आएगा, तो वो बच्चा क्या होगा, मेल होगा। क्लियर। तो इस तरीके से जो लास्ट क्रोमोसोम है उस पर डिपेंड करता है कि बच्चे का जेंडर मेल होगा कि फीमेल। और अगर देखा जाए तो मेल फीमेल में से किसके जीन्स पे डिपेंड करता है, मेल्स के, क्योंकि फीमेल का तो दोनों ही X है, उससे तो फर्क पड़ेगा ही नहीं। मेल का X कंबाइन होगा तो गर्ल चाइल्ड होगा, मेल का Y कंबाइन होगा तो बॉय चाइल्ड होगा, तो मेल पे डिपेंड करता है। इस तरह मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी काम करता है। अब चलते हैं ट्विंस के ऊपर, ट्विंस के बारे में बात करते हैं। तो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं जिनके बारे में आपको क्वेश्चन आता है। 2 तरह के ट्विंस होते हैं, यूजुअली हमें पता है ट्विंस एक जैसे दिखते हैं दोनों, तो लेकिन आपने कई बार देखा होगा कि कुछ ऐसे ट्विंस होते हैं जो बिल्कुल अलग दिखते हैं। कई बार वो जेंडर भी अलग होता है उनका, एक लड़का होता है एक लड़की, दोनों भाई बहन है लेकिन दोनों ट्विंस हैं और दिखने में भी अलग हैं और दोनों बिल्कुल अलग इंडिविजुअल है। तो वैसा कब होता है,
तो उसको हम बोलते हैं फ्रेटर्नल ट्विंस या फिर नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। नॉन आइडेंटिकल मतलब एक जैसे नहीं दिखते। तो व्हेन टू अनफर्टिलाइज्ड एग्स आर साइमल्टेनियसली रिलीज बाय द ओवरी, तो जैसे कि मैकेनिज्म आपको पता ही है कि ओवरी से, फीमेल ओवरी से जब सिंगल एग की जगह दो अनफर्टिलाइज्ड एग होते हैं और वो दोनों जो हैं वो स्पर्म से फर्टिलाइज हो जाएं, तो क्या होता है, फर्टिलाइज बाय डिफरेंट स्पर्म सेल अबाउट द सेम टाइम, एक ही टाइम पे दो एग्स रिलीज हुए और दोनों एक सेम टाइम पे फर्टिलाइज हो जाए स्पर्म से, तो दे बिकम इम्प्लांटेड एंड ग्रो एट बर्थ एज अ ट्विन। तो वो दोनों ही जो हैं अलग अलग इंडिविजुअल की तरह यूट्रस में इम्प्लांट हो जाते हैं और दोनों ही अलग अलग इंडिविजुअल की तरह बर्थ होता है उनका, जिनको हम फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं। अब ये सेम क्यों नहीं होते, क्योंकि दोनों के एग सेल अलग अलग हैं, दोनों की फर्टिलाइजेशन अलग अलग हुई है, सिर्फ फ़र्क ये है कि वो एक ही टाइम पे दोनों की फर्टिलाइजेशन हो गई, इसलिए वो एक इंडिविजुअल की जगह दो इंडिविजुअल हो गए। क्लियर। तो क्योंकि वो डिफरेंट है दोनों इंडिविजुअल, इसलिए वो दोनों जो है तो ट्विंस, पर वो दिखने में अलग होते हैं और कई बार इनके जेंडर भी अलग हो सकते हैं, मतलब एक मेल एक फीमेल भी हो सकता है, या दोनों मेल दोनों फीमेल, जेंडर तो कोई भी हो सकता है लेकिन डिफरेंट भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सेम जेंडर हो, तो इनको फ्रेटर्नल ट्विंस बोलते हैं। तो ट्विंस फॉर्म फ्रॉम सेपरेट एग्स, ये ध्यान रखना है, जो सेपरेट एग से और डिफरेंट स्पर्म सेल से जो ट्विंस जो होते हैं, दे कैन बी आइदर सेम और डिफरेंट सेक्स, मतलब दोनों का सेक्स जेंडर सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है। ये फ्रेटर्नल ट्विंस हो गए। नेक्स्ट है नॉन फ्रेटर्नल यानी कि आइडेंटिकल ट्विंस। आइडेंटिकल ट्विंस तो वही होते हैं जब ओवरी से एक सिंगल एग रिलीज होता है, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन के बाद वो दो इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाता है, सेल एक ही होता है पर दो इंडिविजुअल में डिवाइड हो जाता है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो सिंगल जाइगोट है दैट डिवाइड्स इनटू टू सेल्स, ये जो जाइगोट होता है ये दो सेल में डिवाइड हो जाता है, इसीलिए ये दोनों जो है ये देखने में बिल्कुल सेम होते हैं और इनका जेंडर भी सेम होता है, बिकॉज ये एक ही एग से डिवीजन होके दो अलग अलग सेल्स बन जाते हैं। तो यहाँ पे एग एक ही है, सिंगल एग, ओके, और स्पर्म सेल भी एक ही है, फर्टिलाइजेशन एक ही बार हुई है। फ्रेटर्नल ट्विंस में फर्टिलाइजेशन दोनों एग्स की अलग अलग हुई थी, तो वो ट्विंस तो थे पर दोनों अलग अलग थे, इसलिए दिखने में भी सेम सिमिलैरिटी होती है पर बिल्कुल सेम नहीं होते। आइडेंटिकल ट्विंस एक ही सिंगल एग दो में डिवाइड होता है, इसलिए ये सिमिलर होते हैं बिल्कुल। अब आगे चलते हैं लॉज ऑफ हेरिडिटी पे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम में बहुत बार ही आता है लॉज ऑफ हेरिडिटी। इसमें तीन टाइप्स के लॉज हैं। फर्स्ट इज लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, द ऑफस्प्रिंग आर एन एग्जैक्ट रिप्लिका ऑफ देयर पेरेंट्स। पहला लॉ कहता है कि जो ऑफस्प्रिंग होते हैं या जो बच्चे होते हैं दे आर समटाइम्स, कभी कभी क्या होता है वो एकदम सेम होते हैं अपने पेरेंट जैसे। हमने कई बार देखा भी है, आपने सेलिब्रिटीज़ के बच्चों को देखा है, वो दिखने में बिल्कुल सेम होते हैं, कई बार जब वो बड़े होते हैं तो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसे लगते हैं। तो उस तरीके से ये लॉ कहता है कि जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल अपने पेरेंट्स की कॉपी होते हैं। दूसरा लॉ ऑफ वेरिएशन, ये बोल रहा है कि कई बार ये ऑफस्प्रिंग जेनेटिकली वेरिड होते हैं, कई जो कुछ चीज़ें होती हैं बच्चों में जेनेटिकली अलग होती है पेरेंट्स से, ज़रूरी नहीं है कि वो एग्जैक्ट रिप्लिका हो, कुछ चीज़ें चेंज भी हो जाती हैं, वेरिएशन भी आ सकती है। तीसरा लॉ ऑफ रिग्रेशन है। लॉ ऑफ रिग्रेशन कह रहा है कि इट इज़ ऑफन ऑब्जर्व दैट चिल्ड्रन आर दी एग्जैक्ट ऑपोजिट ऑफ देयर पेरेंट्स। और कई बार ये हो सकता है कि बच्चों के अंदर जो ट्रेट्स हैं या जो उनका बिहेवियर है वो बिल्कुल ऑपोजिट है अपने पेरेंट्स से। तो ये तीनों ही तरह के लॉ हैं और ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में मैच करने के लिए दिया जा सकता है, या फिर सिंपली आपसे पूछा जा सकता है कि ये कौन सा लॉ है जो बोलता है कि वो एग्जैक्ट ऑपोजिट होते हैं अपने पेरेंट्स से, तो वो लॉ ऑफ रिग्रेशन है। वेरिएशन नाम से पता चल रहा है कि ये लॉ बोल रहा है कि वे डिफरेंट होते हैं पेरेंट्स से, वेरिएशन होती है थोड़ी सी, सेम नहीं होते, और सिमिलैरिटी से नाम से पता चल रहा है कि ये बोल रहा है कि सिमिलर होते हैं।
फिर आते हैं आपके मेंडल्स के प्रिंसिपल। अब ये मेंडल्स के प्रिंसिपल इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि ग्रेगर मेंडल थे जिन्होंने जेनेटिक्स के ऊपर बहुत काम किया था। इनका जो पी प्लांट वाला एक्सपेरिमेंट है, स्कूल में भी पढ़ाया जाता है, उसके ऊपर इन्होंने बहुत काम किया था। और डोमिनेंट और रिसेसिव जीन के ऊपर जो भी आपने अभी समझा वो सारी चीज़ें इन्होंने प्लांट के ऊपर करा था ट्राई। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स इनको बोला जाता है। और इन्हीं के दिए हुए कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो एग्ज़ाम में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस पहला प्रिंसिपल है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, व्हेन द पेरेंट्स विद प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर क्रॉस्ड ओनली one form of the trait appears in the next generation. The hybrid offspring will exhibit only the dominant trait. कहने का मतलब बिल्कुल सिंपल है, पेरेंट्स ऑफ प्योर ट्रेट्स। प्योर ट्रेट्स का मतलब, अब मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए इसको ऐसे कर देती हूँ। मान लो सपोज एक पेरेंट के अंदर दोनों ही डोमिनेंट जीन है और एक पेरेंट है जिसके अंदर दोनों ही रिसेसिव हैं, ये डी है या आर है, ठीक है। तो जो क्रॉस दोनों का जब फर्टिलाइजेशन होगा, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, तो एक ही फॉर्म ऑफ ट्रेट अपीयर होगा। तो सपोज यहाँ से बच्चे ने डी एक डोमिनेंट जीन था, दोनों ही डोमिनेंट है तो डोमिनेंट जीन एक्वायर करेगा। यहाँ दोनों रिसेसिव है तो रिसेसिव जीन एक्वायर करेगा, ठीक है। प्योर का मतलब है कि दोनों ही सेम होने चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि एक डोमिनेंट है एक रिसेसिव है। प्योर का मतलब है दोनों ही डोमिनेंट या दोनों ही रिसेसिव जीन है। अगर ऐसे पेरेंट्स में फर्टिलाइजेशन होती है तो जो बच्चा है वो जो एक्वायर करेगा वो डोमिनेंट जीन उसके अंदर आएगा अगर, तो ऑब्वियसली इसके अंदर का जो फिनोटाइप होगा, जो दिखने में होगा, वो कैसा होगा, डोमिनेंट जीन जैसा ही होगा। तो व्हेन पेरेंट्स विद कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स आर प्योर कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, ठीक है, प्योर है, दोनों डोमिनेंट दोनों रिसेसिव ट्रेट्स हैं, आर क्रॉस्ड, क्रॉस मतलब फर्टिलाइजेशन होती है, तो ओनली वन फॉर्म ऑफ ट्रेट अपीयर्स इन द नेक्स्ट जनरेशन। तो जो पहली जनरेशन होती है, दिस इज फर्स्ट जनरेशन, उसमें वन फॉर्म ऑफ ट्रेट नजर आता है, बिकॉज यहाँ से डी ही आएगा और यहाँ से आर ही आएगा, करेक्ट। एंड द हाइब्रिड ऑफस्प्रिंग विल एग्जिबिट ओनली डोमिनेंट ट्रेट इन द फिनोटाइप। तो फिनोटाइप, जीनोटाइप हो गया डी आर, और फिनोटाइप में डोमिनेंट जीन का ही ट्रेट नजर आएगा, क्योंकि जब भी डोमिनेंट जीन होता है तो वो रिसेसिव को दबा देता है। तो ये पहला लॉ है कि डोमिनेंट जीन अगर है तो डोमिनेंट जीन का ही ट्रेट नजर आएगा। और कॉन्ट्रास्टिंग है दोनों पेरेंट्स, एक में डोमिनेंट है एक में रिसेसिव है, ऐसे इसलिए, ठीक है। अगर दोनों ही रिसेसिव होते तो नहीं होता। डोमिनेंस कह रहे हैं कि दोनों कॉन्ट्रास्टिंग प्योर हैं, दोनों कॉन्ट्रास्टिंग है और प्योर ट्रेट्स हैं। नेक्स्ट है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, स्टेट्स दैट टू एलील्स फॉर ईच जीन सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब एलील्स मैंने आपको बताया था क्या होता है, तो जैसे मैंने ये लिखा है, तो ये एलील है, एलील 1 एलील 2। तो हमेशा आपने देखा होगा जीन्स को ऐसे ही शो किया जाता है, 2 अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, तो ये दोनों एलील होते हैं। तो दोनों एलील सेपरेट हो जाते हैं, क्यों, क्योंकि एक एलील यहाँ से आता है और एक एलील यहाँ से आता है। तो दे सेपरेट फ्रॉम ईच अदर ड्यूरिंग गेमेटोजेनेसिस। जो गैमीट बनता है, जो ऑफस्प्रिंग होता है, उसका सेल जब बनता है तो पेरेंट में पास ओनली 1 एलील, ठीक है। तो अगर ये फादर है ये मदर है तो एक एलील फादर देंगे और एक एलील मदर देगी। तो ये हो गया सेग्रीगेशन, कि दोनों एलील सेग्रीगेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो एक ही एलील पास होता है, दोनों इकट्ठे नहीं आते हैं, सेग्रीगेट होके एक एक दोनों से आता है। आपको थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी थोड़ा डिफिकल्ट लग सकती है, बट सिंपल मीनिंग इसका कहने का यही है कि अगर 2 एलील्स हैं, जैसे आपको बताया था, तो यहाँ से एक और यहाँ से एक आएगा, कि दोनों इकट्ठे नहीं आएंगे, ठीक है। ऐसे ही लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, जिसको री असॉर्टमेंट भी बोलते हैं। कभी कभी ये लॉ जो है वो लॉ ऑफ री असॉर्टमेंट के नाम से भी मिल सकता है। स्टेट दैट alleles of different genes segregate independently of one another during gametogenesis and are distributed independently of one another in the next generation। कि जो भी एलील्स हैं, ठीक है, अब मैं दूसरा टाइप का कॉम्बिनेशन यहाँ पे लिख रही हूँ, जैसे सपोज ये कॉम्बिनेशन है, तो ये दोनों कंबाइंड होंगे या फिर ये दोनों कंबाइंड होंगे, या इसके साथ ये कंबाइंड होगा, ठीक है, या फिर इसके साथ ये कंबाइंड होगा।
ये कह रहा है जो कॉम्बिनेशन है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है, ये आपस में इनका कोई डिपेंडेंसी नहीं है, वो कैसे भी अरेंज हो सकते हैं, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है, असॉर्टेड है, किसी भी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकते हैं और इंडिपेंडेंटली वो अगली जनरेशन में कोई भी आगे ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर ये आता है तो डोमिनेंट जीन आएगा ऑब्वियसली, क्योंकि दोनों डोमिनेंट है, ये आएगा तो भी डोमिनेंट जीन आएगा क्योंकि इसमें एक डोमिनेंट है, ये वाला आएगा तो भी डोमिनेंट आएगा। अगर यहाँ पे टी कैपिटल स्मॉल टी होता और इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता तो दोनों ही रिसेसिव जीन आते तो रिसेसिव जीन आ जाता। तो ये चीज़ें इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, इनका आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये तीनों प्रिंसिपल्स किसके दिए हुए हैं? ग्रेगर मेंडल के प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस है। लॉ ऑफ डोमिनेंस है जो बोलता है कि डोमिनेंट वाला जीन आएगा तो फिनोटाइप में वो दिखेगा, ठीक है। सेकेंड लॉ सेग्रीगेशन है कि दोनों एलील्स अलग अलग होके एक ही एलील ट्रांसमिट होता है, दोनों एक साथ नहीं आते। और तीसरा है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है कि दोनों ही जीन्स का जो कॉम्बिनेशन है वो इंडिपेंडेंटली होता है, एलील्स का कॉम्बिनेशन एक दूसरे से इंडिपेंडेंटली डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ तक था आपका हेरिडिटी का। अब कुछ और भी इसमें चीज़ें हैं जो कभी कभार एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, ये भी आपके प्रिंसिपल्स के अंदर ही कवर होंगी। तो पहला एक थ्योरी ऑफ मेंडल है, तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी, इनका पूरा नाम देखो यहाँ दिया, जोहान ग्रेगर मेंडल said that nature always maintains a balance if a certain feature is not visible in the offspring of a couple that does not mean it is lost। अगर कोई फीचर किसी कपल के ऑफस्प्रिंग में नहीं दिखा, सपोज दोनों पेरेंट के अंदर जो दोनों पेरेंट हैं एक की आइज़ ब्लू है एक की आइज़ ब्राउन है और बच्चे के अंदर ना ब्लू आइज़ आई ना ब्राउन आई, सपोज कॉम्बिनेशन कुछ और ही दिख रहा है और ना ब्लू आइज़ प्योर दिख रही है ना ब्राउन, तो कह रहा है कि अगर किसी कपल के ऑफस्प्रिंग में कोई ट्रेट नहीं दिख रहा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो ट्रेट ख़त्म हो गया, वो जीन लॉस्ट हो गया, ऐसा नहीं है कि वो जीन गायब हो गया कहीं पे। दोज जीन्स आर स्टिल अलाइव एंड मे शो देयर इम्पैक्ट ऑन द फ्यूचर जनरेशन। तो वो जीन कहीं ना कहीं अलाइव है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। बच्चे में वो चीज़ नहीं आई, कोई बात नहीं, वो जीन मरा नहीं है, कहीं गायब नहीं हुआ है, वो कहीं ना कहीं अलाइव है जेनेटिक मटेरियल और वो फ्यूचर जनरेशन में नज़र आएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स के अंदर जो चीज़ें होती है वो बच्चों में नहीं नज़र आती और उनके इंसेस्टर्स की या जैसे किसी के दादा की, किसी के ग्रैंड मदर फादर की जो चीज़ें थी वो दिखती हैं। तो वो क्या होता है कि एक जनरेशन स्किप होके अगले जनरेशन में शो हो रहा है। तो ये थ्योरी ऑफ मेंडल है, ठीक है। तो कई बार स्किप भी हो जाता है पर वो जीन कहीं जाता नहीं है, इट इज स्टिल अलाइव। फिर उसके बाद थ्योरी ऑफ गैल्टन्स बायोमेट्रिक है। गैल्टन सजेस्टेड दैट not all the specification of an individuals are received from parents to an individual but also many times they are being inherited by the ancestors। यही वही बात है सेम जो अभी ग्रेगर मेंडल ने बोली कि सारी चीज़ें हमें पेरेंट्स से नहीं मिलती, कई बार कुछ चीज़ें हमें एंसेस्टर से भी मिलती हैं। तो पेरेंट्स के अंदर कुछ ट्रेड्स जो हमें इनहेरिट होते हैं लेकिन कुछ चीज़ें जो पेरेंट्स में नहीं होती वो हमारे एंसेस्टर से हमारे अंदर आई होती है। बात वही है घूम फिर के जो अभी ग्रेगर मेंडल ने बोला था, पर इस थ्योरी को बायोमेट्रिक बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ डार्विन। डार्विन सजेस्ट दैट ऑफन चेंजेस ऑन द फ्यूचर जनरेशन इज बिकॉज ऑफ द चेंजेस दैट आर बीइंग ऑब्जर्व्ड इन द एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे देखो एनवायरनमेंट के ऊपर आ गए हम हेरिडिटी से। अब डार्विन कह रहे हैं कि सिर्फ जीन्स की वजह से चेंजेस नहीं होते हैं, जो हम बात कर रहे हैं कि बच्चों में वेरिएशन आ जाती है, वो सिर्फ जेनेटिक इनहेरिटेंस नहीं, उसका कॉज कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट भी है और वो एनवायरनमेंट जो है पर्सनालिटी के ऊपर इफ़ेक्ट करता है और धीरे धीरे वो चीज़ें आगे की जनरेशन में ट्रांसमिट होती रहती हैं, तो इसीलिए बहुत ज़्यादा वेरिएशन आने लगता है, ठीक है। तो ये जो थ्योरी है डार्विन की, क्योंकि आपको पता ही है कि डार्विन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की एवोल्यूशन की बात करते हैं, तो वही यहाँ पे ये चीज़ कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट जो है धीरे धीरे बदल देता है और ये चीज़ें फिर हमें आगे जनरेशन में नज़र आती हैं जो बिल्कुल अलग दिखती हैं। सो दीज आर दी थ्योरीज, इंपॉर्टेंट थ्योरीज। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में एनवायरनमेंट को समझेंगे। अभी हमने हेरिडिटी को समझा है, नेक्स्ट वीडियो में एनवायरनमेंट को समझेंगे एंड देन कुछ क्वेश्चंस उन दोनों के ऊपर जो आते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर इफ़ यू लाइक इट। थैंक यू।